मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 27 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 28 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। डॉक्टर आदमी नहीं, देवता है, देवता। तंत्रिमा टोली, पोलिया टोली, कुरमुत छत्री टोली और रैदास टोली में सब मिलाकर सिर्फ 5 आदमी नुकसान हुए। घर घर में एक दो आदमी बीमार थे, लेकिन डॉक्टर देवता हैं। दिन रात कभी एक पल चैन से नहीं बैठा। मास्टरनी जी भी देवी हैं। कालीचरण भी बहादुर हैं। कै और दस्त से भरे बिछावन पर लेटे हुए रोगी की सेवा करना, कपड़े धोना, दवा डालकर गंदगी जलाना आदमी का काम नहीं, देवता ही कर सकते हैं। एक पैसा भी फीस नहीं लिया और मुफ्त में रात रात भर जगकर लोगों का इलाज करते रहे। रेस मलाल कोयरी के इकलौते बेटे को जम के मुंह से छुड़ा लिया। रेशम ने डॉक्टर को खुशी खुशी एक गाय बख्शीश दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, अपने लड़के को इस गाय का दूध पिलाओ, दूध बिक्री मत करो, यही हमारी बख्शीश है। बावन दास भी अवतारी आदमी हैं। रात भर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खजरी बजाकर गाते रहते हैं। मालिक सीताराम सोच मन काहे करो, सीताराम सीताराम, वंदे मातरम, मालिक सीताराम। भयावनी रात में जबकि आदमी अपनी छाया से डरते थे, बावन का गीत डरे हुए लोगों को बल देता था। मालिक सीताराम सोच मन काह करो, निर्बल के बलराम। ब्राह्मण टोली में 3 आदमी मरे और ज्योतिकी जी की स्त्री तो दूसरी बीमारी से मरी, बच्चा अटक गया। कायस्थ टोली, संथाल टोली और यादव टोली में एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ। राजपूत टोली में 5-7 आदमी को रोग ने पकड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबों को बचा लिया। 15 दिनों के बाद कमली ने डॉक्टर की सूरत देखी है। कमली ने मन ही मन कितनी बातें गढ़ रखी थी। वह रूठी रहेगी, बोलेगी नहीं। 15 दिनों में एक बार भी तो आते, रहने दीजिए। यही होता ना कि रोग का छूत मुझे लग जाता, मैं मर जाती, आपका क्या बिगड़ता। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी जो थी, रात भर खूब चाय बनाकर पिलाती थी ना। लेकिन डॉक्टर को देखते ही वह सब कुछ भूल गई। डॉक्टर का चेहरा एकदम काला हो गया है, आंखें धस गई हैं। प्यारू ठीक ही कहता था। डॉक्टर साहब दुनिया भर को आराम कर रहे हैं, लेकिन खुद बीमार होते जा रहे हैं। खाना पीना तो एकदम कम हो गया है। कमली चाहती है कि माँ थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को अकेला छोड़ दें। आज वह डॉक्टर से लिपट जाएगी। कहिए हैजा डॉक्टर साहब। कमली हंसते हुए डॉक्टर के पास जाती है। हैजा डॉक्टर, सुनिए लड़की की बात जरा। मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम दिन दिन क्या होती जा रही हो। माँ डांटते हुए कहती हैं, वाह रे, रामपुर के बटैयादार लोग उस दिन आकर बाबूजी से पूछ रहे थे कि हैजा डॉक्टर कहाँ रहता है। सुना था कि नहीं? लोग इन्हें हैजा डॉक्टर ही कहते हैं। कमला खिलखिलाकर हंसती है। माँ हंसते हुए चली जाती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, लोग हैजा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तुमको तो कहना चाहिए बेहोशी डॉक्टर। आहा, बेहोशी डॉक्टर की सूरत तो आज 15 दिनों के बाद दूज के चांद की तरह देखने को मिली है। और बात बनाते हैं। कमली मुंह फुलाती है। नहीं कमली, इस बीच मुझे बराबर यही डर लगा रहता था कि यदि तुमने कुछ गड़बड़ी पैदा की तो क्या होगा। तो मैं जानबूझकर बेहोश होती हूँ, क्यों? हाँ, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि बेहोश होने से ही बेहोशी डॉक्टर आता है। हाँ, डॉक्टर आवे ना आवे मेरी बला से, अच्छी बात है। तो मैं चला। हाँ, डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद आए हैं, चाय बना देगी? सो नहीं, बैठकर झगड़ा कर रही है, माँ अंदर से कहती है। कमली दांत से जीभ को दबाते हुए उठ भागती है।
माँ सब सुन रही थी शायद। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 15 गांवों का परिचय प्राप्त किया है, भयातुर इंसानों को देखा है, बीमार और निराश लोगों की आंखों की भाषा को समझने की चेष्टा की है। उसे मध्यवित्त किसानों की अंदर हवेली और बेजमीन मजदूरों की झोपड़ियों में आने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। रोगियों को देखकर उठते समय छीके पर टंगी हुई खाली मिट्टी की हाड़ियों से उसका सिर टकराया है। 7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाट के साग पर पलते देखा है। उसने देखा है गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है उसने। कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, बड़े मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई, वे कुम्हला जाते हैं। शाम होने से पहले ही पपड़ियां झड़ जाती हैं। कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फर्क है। और कमली जी तो राजकमल, मैं तुम्हें राजकमल कहूंगा और मैं तुम्हें प्रशांत महासागर कहूंगी। कमली ने आज अनजाने में ही तुम कह दिया। प्रशांत महासागर में राजकमल नहीं खिलता। मैं कमला नदी का गड्ढा ही होना पसंद करूंगा। डॉक्टर हंसता है। कमली की बड़ी बड़ी आंखों की पलकें एक बार ऊपर उठकर झुक गईं। तुमने मुझे आज तक अपना अस्पताल क्यों नहीं दिखलाया? तुम्हारे चूहे, खरगोश, सियार और नेवले। माँ और बाबूजी तुम्हें अस्पताल जाने देंगे? क्यों नहीं? तो आज ही चलो, अभी। कमली डॉक्टर के साथ अस्पताल की ओर जा रही है। चैत का सूरज पश्चिम की ओर निष्प्राण सा पूर्णिमा के उगते हुए चांद का सा मालूम हो रहा है। दिन भर धू धू कर चलने वाली पछुआ हवा गिर गई है। गांव के पनघट पर स्त्रियों की भीड़ आंखें फाड़कर इन दोनों को देखती है। झगड़े बंद हो जाते हैं, पानी भरना रुक जाता है। नजर से ओझल होने के बाद फिर सबों के मुंह से अपनी अपनी राय निकलती है। कमली अब आराम हो गई। डॉक्टर साहब ने इसको बचा लिया। दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी है। सतलरैना बाइस्कोप का एक किताब लाया है, उसमें ऐसी एक जोड़ी की छापी है, ठीक ऐसी ही। डॉक्टर भी कायस्थ है क्या? कौन जात है? क्या आ जाने बाबा, इलाज करते करते कहीं क्या बकती है। सिर की गर्मी शाम को मैदान की हवा में ठंडी होती है, जानती नहीं? मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के खुद पर चले गए। आंचल पसार कर मन ही मन बोली, दुहाई कमला मैया। गणेश पास ही गुल्ली खेल रहा था। वह जोर से चिल्लाया, पूरब से छाहेब आया, पश्चिम से मेम। छाहे बोले गिटिल पिटिल, खिलखिल हछे मेम। कमली और डॉक्टर ने उलट कर देखा। गणेश ताली बजाकर हंस रहा था। देखो नानी, साहेब में। दोनों ने हंसते हुए मौसी को प्रणाम किया। गणेश भागकर नानी के आंचल में छिप जाता है। कमली चिल्लाकर कहती है, अच्छा ठहरिए गोबर गणेश जी, अभी लौटती हूं तो कान पकड़कर चांद दिखलाऊंगी। तहसीलदार साहब रास्ते में मिले, हंसते हुए बोले, आज शायद यही पागलपन सवार हुआ था। अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुण है। सब एक ही साथ हंस पड़े। कोठी के बाग में गुलमोहर की बड़ी बड़ी डालियां लाल लाल फूलों से जलती हुई हवा के हल्के झोंकों में हिल डुल रही थी। अमलतास के पीले फूल नववधु की पीली ओढ़नी की याद दिला रहे थे। योजन गंधा शाम की हवा में पागलपन बिखेर रही थी। शिरीष के फूलों की पंखुड़ियां मंगल आशीष की तरह झड़ रही थीं। मार्टिन ने बड़े जतन से फूल लगाए थे। बाग लगाते समय उसने ऐसी ही शामों की कल्पना की होगी। बाहों में पड़ी हुई मेरी के लाल होठों की ताजगी को और भी प्राणमय बनाने के लिए पानी पटाने वाले मालियों पर वह कड़कते हुए बोला होगा, देखो, एक भी गाछ सूखने पर 50 बेत देगा। चैत की गोधूली में अपनी सारी तेजी खोकर सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना मुंह छुपा लिया था। दूर तक फैली हुई ताड़ों की पंक्तियां, कुछ मटमैली, कुछ सिंधूरी सी, पृष्ठभूमि में गर्दन ऊंची करके सूरज को अतल गहराई में डूबते हुए देख रही थी। गाय और बैलों के साथ घर लौटते हुए चरवाहे सावित्री नाच का गीत गा रहे थे। आहे सखी चलू फुलवारी देखे है, देखिबो सुंदर रूप,
नाना रसना फूल अनूप, चलु फुलवारी देखे है। गुलमुहर के लाल लाल फूल बुझ गए और अमलतास की पीली ओढ़नी न जाने कब सरक कर गिर पड़ी। किंतु योजन गंधा अब भी पागल बना रही है। डॉक्टर देवता नहीं, आदमी बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आंखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठी और झुक गईं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 28 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 29 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। कल सिरवा पर्व है। कल पड़मान में मछमरी होगी। मछमरी अर्थात मछली का शिकार। आज चैत्र संक्रांति है। कल पहली बैसाख, साल का पहला दिन। कल सभी गांव के लोग सामूहिक रूप से मछली का शिकार करेंगे। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी टापी और जाल लेकर सुबह ही निकलेंगे। आज दोपहर को सत्तू खाएंगे। सतुआनी पर्व है आज। आज रात की बनी हुई चीजें कल खाएंगे। कल चूल्हा नहीं जलेगा। 12 मास चूल्हा जलाने के लिए आवश्यक है कि वर्ष के प्रथम दिन में भूमिदाह नहीं किया जाए। इस वर्ष की पकी हुई चीज उस वर्ष में खाएंगे। सारे मेरीगंज के मछली मारने वालों का सरदार है कालीचरण। भ्रुकुआ उगने के समय ही निकलना होगा। 12 को जमीन तय करना होगा। इस कालीचरण ने ऐलान कर दिया है। जुलूस बनाकर चलना होगा, लाल झंडे के साथ। नारा भी लगाते चलना होगा। जमींदार फैज बख्श अली ने इस बार पड़मान नदी के जलकर को खास में रखा है। उसके अमलों ने कहा है कि मछली नहीं मारने देंगे। मलेटरी मंगाकर तैनात रखेंगे। देखना है मलेटरी को। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ नया खाता खुलेगा। शाम को सत्यनारायण की पूजा होगी। डॉक्टर को भी निमंत्रण है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने तहसीलदारी छोड़ दी है तो क्या नया खाता भी न करेंगे? उनके यहाँ भी सत्यनारायण व्रत की कथा होगी। डॉक्टर साहब को भी निमंत्रण है। मौसी ने होली में डॉक्टर को नहीं खिलाया था। इस बार डॉक्टर को वहीं खिलाएगी। मठ पर भी नया खाता होता है। इस बार नए महंत रामदास जी के हाथ से खाता खुलेगा। इसीलिए विशेष आयोजन है। बीजक पाठ, साहेब भजनावली, ध्यान और अंत में वैष्णव भोजन। बालदेव जी और बामन दास को विशेष निमंत्रण है। लक्ष्मी दासिन ने भंडारी के मार्फत कहला भेजा है। बालदेव जी जरूरी आवे। गांव में वैष्णव है ही और कौन। बेतार सुमरी दास अब नए तहसीलदार का कारपराज है। वह कहता फिरता है, हरगौरी बाबू हीरा आदमी है। सारा कागज पत्तर हम ही पर फेंक कर निश्चिंत। देखिए तो हम कितना समझाते हैं कि बाबू साहेब, बही बस्ता, सिहाया और कर्चा किसी दूसरे को छूने नहीं देना चाहिए। लेकिन हरगौरी बाबू हीरा आदमी है। विश्वनाथ प्रसाद तो एक नंबर के मक्खीचूस और शक्की आदमी है। कायस तो राजपूत का कलेजा बराबर हो भला। हाँ, कांग्रेसी हुए हैं। सुमृत दास से कौन सी बात छिपी हुई है? अब तो गांव का चाल चलन एकदम बिगड़ जाएगा। जवान बेटी को एक परदेसी जवान के साथ हंसी मस्करी करने की, घूमने फिरने की आजादी दे दी है विश्वनाथ प्रसाद ने। गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो सुमृत दास का नाम बदल देना। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ रात में एक भी रैयत नहीं आया। पुण्याह में जो सलामी मिलती है वह रकम जमींदारी की होती है। लेकिन खाता खुलने के दिन की सलामी तो तहसीलदार की खास आमदनी है। सुमृत दास ने आकर खबर दी। सभी रैयत विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ गए हैं। 150 रुपए सलामी में पड़े थे। मछली मारकर लौटते समय रास्ते में रैयतों ने मीटिंग किया था कि नए तहसीलदार के यहाँ नहीं जाएंगे। कुकुरा का बेटा कालिया लिटरी करता है। बाप काटे घोड़ा का घास और बेटा का नाम दुर्गा दास। अभी ततमा टोली का ब्रिंचिया कहता था कि रैयतों का पेट जो भरेगा वही असल जमींदार है। नए तहसीलदार ने कभी एक चुटकी धान भी दिया है? शास्त्र वचन कभी झूठ नहीं होता। राण एड़म कनमोचड़, जूता मारम पवित्रम। समझे तहसीलदार साहब, राण और कांटों को काटी वाले जूते से बस में किया जाता है। बालदेव जी का काम छूट गया। कपड़े, चीनी और किरासन तेल की पुर्जी अब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद देंगे। बालदेव जी को क्यों छोड़ा दिया? शायद उनका बिलेक पकड़ा गया।
पाप कितने दिनों तक छिपेगा? खिलावन ने जो परमेश्वर सिंह की जमीन मोल ली है, सो किस रुपए से? वह बलदेव जी की ही जमीन है। खिलावन के घर में जाकर देखा, आज भी गांठ के गांठ कपड़ा पड़ा हुआ है, टीन का टीन तेल है। खिलावन के सभी सगे संबंधियों के यहाँ कपड़े गए हैं। यह बात कितने दिनों तक छिपी रहेगी? सुनते हैं कि कांग्रेसी ने अपना खुफिया बहाल किया है। अंग्रेजी का खुफिया तो ऊपर से ही किसी बात का पता लगाता है। कांग्रेस के खुफिया को हाड़ी के चावल का भी पता रहता है। स्त्री की मृत्यु के बाद ज्योतिकी जी बहुत गुमसुम रहते हैं। डॉक्टर को कितना कहा कि कोई दवा देकर रामनारायण की मां को उबारिए, लेकिन कौन सुनता है। बस एक ही जवाब, बच्चा को पेट काट कर निकालना होगा, सी हो सी हो। पराई स्त्री को बेपर्द करने की बात कैसे उनके मुंह से निकली? पार्वती की मां ने बदला ले लिया। 5 साल पहले पंचायत में ज्योतिकी जी ने कहा था कि पार्वती की मां को मैला घोलकर पिलाया जाए। विश्वनाथ प्रसाद ने पार्वती के मां का पक्ष लिया, नहीं तो उसी बार उसका सभी गुड़ मंत्र शेष हो जाता। इस बार पार्वती की मां ने बदला चुका लिया। अच्छा, ब्राह्मण का साप निष्फल नहीं होगा। देखना देखना, इस कलयुग में भी असल ब्राह्मण रहता है, देखना। अरे वह जमाना चला गया जब राजपूत टोली और बाभन टोली के लोग बात बात पर लात जूता चलाते थे, याद नहीं है? एक बार टहलू पासवान का गुरु घोड़ी पर चढ़कर आ रहा था। गांव के बाहर ही सिंह जी ने घोड़ी पर से नीचे गिराकर जूते से मारना शुरू कर दिया। साला दुसाद, घोड़ी पर चढ़ेगा? अब वह जमाना नहीं है, गांधी जी का जमाना है। नया तहसीलदार हुआ है तो क्या हुआ, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? न जगह है न जमीन है। इस गांव में नहीं उस गांव में रहें, बराबर है। धमकी देते हैं कि जूते से रेड करेंगे। अच्छा अच्छा। युगों से पीड़ित दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कोई घाव का ठंडा लेप कर रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूं, सोए हुए को जगाना चाहता हूं। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की मजदूरों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि आप अपने हकों को पहचानें। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूं। कालीचरण आग उगलता है, लेकिन सुनने वालों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता है। जमीन जोतने वालों की पूंजीवादी का नाश, पूंजीवाद का नाश। बावन दास फिर एक फार्म लाया है, मंत्री जी ने भेज दिया है। इस बार पटना का छापा फार्म है, पुरैनिया का नहीं। पटना का फार्म कच्चा नहीं हो सकता। इस फार्म पर अपना नाम, अपने बाप का नाम, जमीन का खाता नंबर, खसरा नंबर लिखकर पुरैनिया कचहरी को दे दो, दफा 40 के हाकिम को। जमीन नकदी हो जाएगी। सच? हाँ, अंगूठे का टिप देना होगा। और जिन लोगों ने चरखा सेंटर में दस्तखत करना सीख लिया है, उन्हें भी टिप देना होगा। बालदेव जी क्या करें, खिलावन भैया कुछ समझते ही नहीं। रोज कहते हैं, बालदेव, कमला किनारे वाली जमीन में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटैयादार की सूरत में दर्ज है, कलरू से कहकर सुपुर्दी दिला दो। लेकिन बालदेव जी क्या करें, चौधरी जी को वह सब दिन से गुरु की तरह मानता आ रहा है। कभी किसी काम में तरौटी नहीं होने दिया। इतनी चौनिया मेंबर बना कर दिया, गांव में चरखा सेंटर खुलवा दिया, लेकिन जिला कमेटी के मेंबर तहसीलदार साहब हो गए। बालदेव को कोई खबर नहीं दी गई, कपड़े की मेंबरी भी नहीं रही। नीमक कानून के समय से जेल जाने का यही बख्शीश मिला है। कालीचरण की पार्टी वाले ठीक कहते हैं, कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, लेकिन वह कालीचरण की पार्टी में तो नहीं जा सकता। कालीचरण की आंखें उसने ही खोली। रात रात भर जगकर कालीचरण को जेहल का कितना किस्सा, गांधी जी का किस्सा, जवाहिर लाल का किस्सा सुनाया। कालीचरण उसका चेला है, वह आखिर चेला की पार्टी में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खिलावन भैया कुछ नहीं समझते हैं। पासवान टोली में अब उसकी पैठ नहीं, कलरू उसकी बात नहीं मानेगा। उसका लीडर कालीचरण है। तहसीलदार साहब को तो लोग डर से लीडर मानते हैं। नए तहसीलदार साहब भी फहरिस्त तैयार कर चुके हैं। सुमृत दास सबों के नाम लिख रहा है। सबसे पहले लिखिए बिरंचिया का नाम, सोनमा दुसाद, किराय कुएरी, ये सब देनदार कलम है। अब लिखिए झोपड़िया कलम। हाँ, जिन लोगों को अपनी झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं है, बस। यह फिर इस मैनेजर साहब को दे दीजिएगा और कहिएगा
कि खेमा लेकर जल्दी इलाके में आवें, नहीं तो सारा सर्किल खराब हो जाएगा। लक्ष्मी दासिन के दिल में बालदेव जी ने घर कर लिया है। खाता बही के दिन आए थे, एकदम सूख गए हैं बालदेव जी। लक्ष्मी कितनी समझाती है कि कामकाज छोड़कर कुछ दिन आराम कीजिए, लेकिन कौन सुनता है। पहले जान तब जहान। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो परमार्थ हकारत कैसे होगा। शरीर ही तीरथ है। सदगुरु साहिब की कसम धराने पर यह मंजूर किया है कि एक बेला रोज मठ पर आया करें। शाम के सत्संग में बैठेंगे। भंडारी से कह दिया है कि घी और दूध की मलाई रोज कटोरे में चुरा कर रख दिया करेगा। रामदास बालदेव का आना पसंद नहीं करता है। जैसे भी हो, बालदेव जी के शरीर की सेवा करेगी लक्ष्मी। अब बालदेव जी के आने में जरा भी देर होती है तो लक्ष्मी का दिल धड़कने लगता है, मन चंचल हो जाता है। सदगुरु साहब ने कहा है, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करत सुर नर मुनि, मन के लक्ष्य दुआर। लक्ष्मी का मन चंचल है पर चोर नहीं। बालदेव जी चोरी से उसके मन में नहीं आते हैं। मन के लक्ष्य दुआर है। बालदेव जी एक ही साथ लक्ष्य दुआर से उसके मन में बैठ जाते हैं। एक लक्ष्य बालदेव जी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 29 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 30वें का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मैलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की छमाही रिपोर्ट प्रकाशित हुई। गजट के संपादक मंडल में भारत के 5 डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपना अपना नाम नोट दिया है। मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी, MSc DTM कैल, PhD एडिन, FRSJ एडिन ने लिखा है, हमें विश्वास हो गया है कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिनसे अब तक हम अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नया उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगाए बैठा है। प्रशांत की विस्तृत रिपोर्ट में मलेरिया और काला आजार से संबंधित मिट्टी, हवा, पानी तथा इसमें पलने वाले प्राणियों पर नई रोशनी डाली गई है। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने एक जगह लिखा है, यहाँ के लोग सुबह को बासी भात खाकर पाड़ धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं। गंदे गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आध इंच धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे। किंतु यहाँ के मच्छर गंदे गड्ढों में बहुत कम अंडे देते पाए गए हैं। इनका कोई कोई ग्रुप तो इतना साफ सफाई पसंद होता है कि निर्मल और स्वच्छ तालाबों को छोड़कर और कहीं अंडे देता ही नहीं। बेचारे खरगोश को क्या पता कि उनकी जीभ में जो दाने निकल आते हैं, कानों के अंदर जो खुजलाहट होती है, कोमल से कोमल घास की पत्तियां भी खाने में अच्छी नहीं मालूम होती हैं। ये काला आजार के लक्षण है। मनुष्य के शत्रु कीड़े मकोड़ों के बारे में डॉक्टर ने लिखा है, मच्छरों को नष्ट करने के उपाय जो हमें बहुत पहले बता दिए गए हैं, हम उन्हीं को आज भी आंख मूंद कर दोहरा रहे हैं। जिन कीड़ों को हम नष्ट करना चाहते हैं उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी होती है। हमें उनकी आदत, स्वभाव और व्यवहार के ढंगों के बारे में जानना होगा। एनाफिलीज के भी कई ग्रुप हैं। हर ग्रुप के अलग अलग ढंग हैं, किंतु किसी ग्रुप में भी तरह तरह के छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं जिनकी आदतों और प्रजनन ऋतु में विभिन्नता पाई जाती है। उनके लुकने छिपने, पसंदगी और नापसंदगी में भी फर्क है। मैंने एक ही ग्रुप के मच्छरों को 3 किस्म के अंडे छोड़ते पाया है और हर ग्रुप में कुछ दल विशेष हैं जो हवा में अंडे छोड़ते हैं। इनकी चालाकी और बुद्धिमानी का सबसे दिलचस्प उदाहरण यह है कि एक ही मौसम में एक ही ग्रुप के मच्छर हमले के लिए 15 तरह के तरीके व्यवहार करते हैं। कुछ तो एकदम डाइंग फ्लाइंग करके ही हमला करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने मलेरिया और कालाजार में रक्त परिवर्तन पर भी कुछ नई बातें कही हैं। ममता की चिट्ठी आई है। पटना मेडिकल कॉलेज को इस बात पर गर्व है कि बिहार का एकमात्र मैलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उसी की देन है। ममता ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें जिन्हें प्रशांत करीब करीब भूल गया है या भूल जाना चाहता है। पटना क्लब का नाम पाटलिपुत्र क्लब हो गया है। मिस रेवा सरकार ने बैडमिंटन में रोमेश पाल को हरा दिया है। इन बातों में प्रशांत को अब कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ममता जब पत्र लिखती है तो वह कुछ भी बाद नहीं देती। छोटी सी छोटी बात का भी जिक्र करती है।
पटना मार्केट के सामने जो चाय की दुकान है, उसका बूढ़ा मालिक मर गया। तुम्हें याद है? वही जो तुमको रोज सलाम करके चाय के लिए निमंत्रित करता था, कश्मीरी चाय। प्रशांत को हंसी आती है। बेचारी ममता, उसे क्या मालूम कि मछली को लेकर पालतू नेवले से झगड़ा करने में जो आनंद आता है, वह किसी खेल में नहीं। प्रशांत कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, वह किसी भी खेल का खिलाड़ी नहीं रहा। फिर भी उसे खेलों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। उसने ताश के पत्तों को कभी हाथ से स्पर्श नहीं किया, लेकिन साप्ताहिक ब्रिज नोट्स को वह गंभीरता से पढ़ जाता था। चर्चिल का भाषण पढ़ना भले ही भूल जाए, कलकत्ता के आईएफए के मैचों की रिपोर्ट वह सबसे पहले पढ़ लेता था। लेकिन अब तो वह खुद खिलाड़ी है। नेवले का घुर्राना, चिल्लाना, पूंछ के रोओं को खड़ा कर हमला करना, और हमला करते हुए इसका ख्याल रखना कि चोट न लग जाए, नाखून न गड़ जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और किसको कहते हैं? डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। शहर के गरीब मोहल्लों में यूनिट ने अपने सेवा कार्य का जो परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक उसकी पहुंच है। जो उसके निकट संपर्क में रह चुके हैं, उनका कहना है कि ममता दीदी दिन रात मिलाकर सिर्फ 4 घंटे ही आराम करती हैं। दूर से देखने वाले उसके चरित्र पर भी संदेह करते हैं। उसकी सार्वजनीन मुस्कुराहट लोगों को कभी कभी भ्रम में डाल देती है, और जिन लोगों का काम सिर्फ बैठकर आलोचना करना है, वे कहते हैं कि तरह तरह के जाल फैलाकर सरकार से रुपया वसूलना और उड़ाना ही ममता देवी का काम है। विकारपूर्ण मस्तिष्क वाले किसी मिनिस्टर का नाम लेकर मुस्कुरा देते हैं। मिस ममता श्रीवास्तव नहीं, मिसेस कहो। डॉक्टर प्रशांत ममता का ऋणी है। ममता से उसे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना, अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने से पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना, और अस्पताल में कराते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। ममता को प्रशांत पर संदेह है। वह समझती है कि घोर देहात में प्रशांत छटपटा रहा है, अपनी गलती पर पछता रहा है। इसलिए वह हर पत्र में शहर की सामाजिक जिंदगी पर कुछ लिख डालती है। एक पत्र में उसने लिखा है, बुशर्ट का युग है। 5 साल पहले बांकीपुर की सड़कों पर, पार्कों और मैदानों में दानापुर कैंट के गोरे फौजियों ने जिंदगी के जिन कुत्सित और विभत्स पहलुओं का प्रदर्शन किया, हमारे समाज के अचेतन मन पर उसकी ऐसी गहरी छाप पड़ी कि आज हर आदमी के अंदर का भूखा टामी अधीर हो उठा है। युद्ध के विषैले गैसों ने सारे समाज के मानस को विकृत कर दिया है। काले बाजार के अंधेरे में एक नई दुनिया की सृष्टि हो गई है, जहां सूरज नहीं उगता, चांद नहीं चमकता, और न सितारे ही जगमगाते हैं। इस दुनिया में माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन और स्वामी स्त्री जैसा कोई संबंध नहीं। कल एक गरीब ने विटामिन सी की सुई 8 रुपए में खरीदी है। 5 आने का छोटा सा एम्पल। मेरे मोहल्ले के महाराज महतो को तुम जरूर जानते होगे। उसकी छोटी बिटिया फूलमतिया, जो मिल्क सेंटर में पिछले साल तक दूध पीने आती थी और ताली बजा बजा कर नाचती थी, उसे तुम भूले नहीं होगे शायद। परसों से अस्पताल में पड़ी हुई है। रामनवमी की शाम को नई रंगीन साड़ी पहनकर फुदकती हुई राम मंदिर गई थी, और रात को 2 बजे पुलिस ने सिटी के एक पार्क से उसे कराते हुए पाया। फुलमतिया का बयान है, टेढ़ी नीम गली के पास एक मोटर गाड़ी रुक गई और 2 आदमियों ने पकड़कर उसे मोटर में बिठा दिया। बड़े बड़े बाबू लोग थे। मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की 10 दुकानें खुल गई हैं। कल बिलिंगडन हॉल में टीवी सेनेटोरियम के लिए स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों ने एक चैरिटी शो का आयोजन किया था। जो ही वीणा, बैरिस्टर प्राणमोहन सिन्हा की पुत्री, स्टेज पर उतरी कि ऊपर की गैलरी से दुवन्नी कन्नी फेंकी जाने लगी और तरह तरह की भद्दी आवाजें कसी जाने लगी। पुलिस ने शांति कायम करने की चेष्टा की, किंतु उन पर ईंट पत्थरों की ऐसी वर्षा की गई कि हाल के सभी दरवाजों और खिड़कियों के कांच टूट गए। बहुत लोग घायल हुए। घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी,
और सबसे आश्चर्य की बात सुनोगे? कहा जाता है कि खुराफातियों का लीडर था अमलेश सिन्हा, वीणा का चचेरा भाई। प्राण मोहन बाबू ने कुछ दिन हुए अपने घर में अमलेश का आना जाना बंद कर दिया था। शराब के नशे में अमलेश ने कई बार घर की नौकरानियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया था। इसीलिए उनकी पुत्री और चचेरी बहन बीड़ा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कोठी के जंगल में संथालिनें लकड़ी काट रही हैं और गा रही हैं। कुछ दिन पहले इसी जंगल में संथालिनों ने एक चीते को कुल्हाड़ी और दाव से मार दिया था। शोरगुल सुनकर गांव के लोग जमा हो गए थे। मरे हुए बाघ को देखकर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और बहुत तो भाग खड़े हुए थे। किंतु संथालिनें हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, मकई के दानों की तरह सफेद दंत पंक्तियां और वही सरल मुस्कुराहट। चीते के अचानक हमले से दो तीन युवतियां सामान्य घायल हो गई थी। उनके होठों पर भी वैसी ही मुस्कुराहट खेल रही थी। उनके जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करते समय डॉक्टर के शरीर में एक बार सिहर की हल्की लहरें दौड़ गई थी और संथाली ने खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जख्म पर तेज दवा लगाने पर इस तरह हंसना डॉक्टर ने पहली बार देखा सुना। आबनूस की मूर्तियां, जूड़े में गुथे हुए शिरीष और गुलमोहर के फूल। संथाली ने गाती हैं, छोटी मोटी पुखरी चरकुलिया पिंड रे, पुरैनी फूटे लाले लाल, पासचे तेरी फूल देखी फूले लाले लब, पासचे तेरी आधा दिन लागित। चारों ओर से बधाए हुए एक छोटे से पोखरे में पुरैन अर्थात कमल के लाल लाल फूल खिले हैं। उस फूल पर तुम मुग्ध हो, मुझे भी देखकर तुम मोहित होते हो, किंतु वह मोह आधे दिन की तो नहीं। नहीं नहीं, आधे दिन के लिए नहीं। प्राणों में घुले हुए रंगों का मोह आधे दिन में ही नहीं टूट सकता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 30 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।